गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है शल्य के नोट से क्षार कर्म, है ना। एक लाइन से सीक्वेंस चलता है शल्य में हमेशा। सबसे पहले यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, रक्त, मोक्ष। तो यंत्र हुए, शस्त्र हुए, शल्य हुआ, फिर क्षार आएगा, फिर अग्नि आएगा। तो क्षार अग्नि आपको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं सर्जरी के बेसिकली। तो क्षार कर्म देखते हैं, नोट्स में आपके पास हो गए। क्षार कर्म की हेडिंग में सबसे ऊपर लिखी है, एक पॉइंट लिखिए पहले, क्षार कर्म जहाँ लिखा है उसके ऊपर कि क्षार कर्म नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। क्षार कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि अपन चलते फिरते मेडिसिन में दे देते हैं या किसी को हो गया तो 2 मिनट क्षार लगा दिया, है ना। क्षार थोड़ा हट के प्रोसेस है, इसलिए उसके लिए एक वर्ड आया है विशेष क्रिया अवचारणा। लिख लीजिए वहीं पे, विशेष क्रिया अवचारणा। अपन ने स्टार्टिंग में शल्य की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वाई शल्य इज इम्पोर्टेंट या वाई शल्य इज प्रधान। उसके बहुत सारे कारण दिए थे, उसमें एक ये भी था कि यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के कारण भी ये प्रधान होता है, क्योंकि इसमें ऐसी सिचुएशन है, ऐसे प्रोसीजर्स आए हैं जो हमको इमरजेंसी कंडीशंस में डील करने का साधन देते हैं। तो विशेष क्रिया अवचारणा क्षार कर्म के लिए आया है। और सन्निपातिक दोष हरे, तो दोष अर्घ होता है, वहीं पे लिख लीजिए। ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना के नीचे कह तो लगा लीजिए, मतलब होता है सन्निपातिक दोष। क्षार की श्रेष्ठता के बारे में श्लोक देखिए, शास्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षार प्रधानतमा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य डैश प्रधानतमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, है ना। तो शस्त्रों और अनुशस्त्रों दोनों में ही श्रेष्ठ किसने बोला? सुश्रुत ने क्षार को बोला। सुश्रुत सूत्र अध्याय 11 में, 11वां चैप्टर क्षार कर्म होता है। तो शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षार प्रधानतम, प्रधानतम अगर शस्त्र अनुशस्त्र में कोई है तो वो है क्षार। जबकि चरक ने, अगर आपको याद हो तो चरक सूत्र 25 के अग्रय द्रव्य में अनुशस्त्राणाम, मतलब अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसको बोला? जलौका को। वहीं पे लिख लीजिए, चरक ने अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ बोला है जलौका को। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और लाइन है ये नीचे अष्टांग हृदय जी की, देखिए कि सर्वशस्त्र अनुशस्त्राणाम क्षारा श्रेष्ठो बहुनियत। सेम इनने भी बोला सुश्रुत की कॉपी करके कि सर्वशस्त्र अनुशस्त्राणाम, जितने भी शस्त्र अनुशस्त्र कोई भी हैं, सब में क्षार प्रधान होता है। एक और चीज वहीं पे लिख लीजिए, अति कृच्छेषु रोगेशु। एक ये कोटेशन भी चलता है क्षार के लिए, कहीं मैंने देखा है क्वेश्चन। अति कृच्छेषु दोषेषु, मतलब अति मात्रा में कोई कृच्छ या बहुत ज्यादा कठिन दोष हैं, अति कृच्छेषु के लिए भी क्षार का प्रयोग होता है। तो कृच्छता से लगा पाते हैं ना अपन क्षार, तो बहुत कठिनाई होती है अपने को क्षार लगाने में, उसको सहन करने में, तो अति कृच्छेषु के लिए क्षार आया है। उसके बाद देखते हैं निरुक्ति। निरुक्ति की पहले देखिए क्या क्या करता है क्षार। तो छेदन, भेदन, लेखन आदि तीनों शल्य कर्मों को करने से, छेदन भी कर सकता है, भेदन भी कर सकता है, लेखन भी कर सकता है। छेदन, भेदन, लेखन। त्रिदोषग्न दूसरा, और विशिष्ट क्रियाओं में उपयोग होने से। क्षार के भी प्रधान होने के 3 कारण हैं। विशेष क्रिया विचारणाच पढ़ा दिया मैंने, त्रिदोषग्न 2, और एक छेदन, भेदन, लेखन आदि कर्मों को करने से भी ये प्रधान माना गया है। ये 3 इसकी प्रधानताएं हुई। निरुक्ति देखते हैं तो तत्व क्षरणाद, क्षणनाद व क्षारा सुश्रुत सूत्र 11। सुश्रुत छोटी सी निरुक्ति देते हैं कि जो क्षरण करे और क्षणन करे। क्षरण और क्षणन 2 चीज अलग है, नीचे लिखा है देखो। क्षरणात मतलब क्या होता है? जो दुष्ट मांस के क्षरण या काटे, मतलब जो खराब मांस, कहीं ग्रोथ आउटग्रोथ हो गई है जो कि खराब मांस है, उसको काटने का काम होता है क्षरण, है ना। खराब मांस को काटने का काम क्षरण है। और क्षणन क्या होता है? क्षणन, क्षणन मतलब त्वचा मांस आदि का, क्षण मतलब हिंसन करने का, त्वचा या मांस का हिंसन करने के कारण क्षणन होता है, और दुष्ट मांस को काटने के कारण क्षणन होता है, क्षरण, है ना। तो र वाला जो है वो काटता है, और अणा वाला जो है वो हिंसन करता है। हिंसन मतलब ना, और अणा तो एक जैसे याद रखना, अणा में ना है, कुछ खास नहीं। क्षणनाद, क्षणनाद, क्षारा सुश्रुत ने दिया, याद रखना। उसी के साथ आपको ये चीज पता है, मैं अभी पढ़ूंगा तो आपको याद आना चाहिए कि छित्वा छित्वा असह्यात क्षारा क्षरत्वात् क्षार्यत्यधा। ये डेफिनेशन चरक ने, जब हम गुल्म चिकित्सा अध्याय पढ़ रहे थे बुक से, तब वहां पर आई थी। कफज गुल्म के अंतर्गत चरक ने इसका वर्णन किया था। वहीं पे इस रेफरेंस के साथ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चरक चिकित्सा 5 कफज गुल्म के अंतर्गत क्षार का डेफिनेशन या निरुक्ति चरक ने बताई है।
उन्हें छितवा छितवा छैया छारा करके बताया, जो छेद छेद या छेदन छेदन करके मांस के टुकड़ों को अलग अलग कर दे, काटने का काम जो करे वो बेसिकली छार होता है। उसके बाद आते हैं छार के गुण। छार के गुण देखिए, ननौषधि समवायात त्रिदोष अग्नि शुक्लत्वात् सौम्य। शुक्ल तो आपको पता है छार कैसा होता है, शुक्ल। सौम्य इंपॉर्टेंट, और सौम्य को स्टार लगाओ, क्योंकि सौम्य आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि छार उष्ण है, तीक्ष्ण है, ये सौम्य कैसे हो सकता है ना, ऐसा कभी कभी कोई सोचता है। तो लेकिन है, त्रिदोषग्न है, सौम्य है, और शुक्ल तो होता ही है। तीनों चीज याद रखिएगा, त्रिदोषग्न, शुक्लात और सौम्यात। सौम्य होने के साथ साथ त्रिदोषग्न और शुक्ल भी होता है छार। वीर इसका ऑब्वियसली उष्ण है। देखो श्लोक में सौम्य आया है लेकिन वीर उष्ण है, तो वीर आपको याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुण इसका होता है तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण तो हो गई, तीक्ष्ण उष्ण है लेकिन सौम्य है, तो सौम्य को स्टार लगाने वाला पॉइंट बन रहा है। क्षार में रस अगर देखें, क्षार को शिव भी बोला है, शिव, शिव भी लिख लो वहीं पे, अष्टांग हृदय है, किसी ने शिव बोला है क्षार, वो भी लिख लीजिए। क्षार में रस देखें तो कटु रस प्रधान रूप में होता है। तो प्रधान रूप में कौन सा रस होगा, कटु। भाई जो काटे वही रस होगा उसमें, क्षार क्या करता है, काटता है, इसलिए कटु प्रधान है। और लवण अप्रधान रूप से रहता है, लवण रस इसमें रहता है प्रधान रूप से, और अम्ल रस इसमें होता ही नहीं। चलो सुश्रुत वाग्भट सबने यही बोला कि अम्ल रस रहित होता है क्षार। लवण होता है इसमें अप्रधान रूप से, प्रधान रूप से कटु होता है, लेकिन अम्ल रस इसमें एब्सेंस होता है, अम्ल रस नहीं होता क्षार। लेकिन दल्लन जी ने ठीक इसका उल्टा करा, उसको स्टार ला के लिख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है उसको स्टार मार्क करिए, कि दल्लन ने ठीक इसका उल्टा बताया। उनने बोला कि लवण जो है वो प्रधान होता है और कटु जो है वो अप्रधान होता है। तो एक याद करो कि क्षार में रस क्या है भैया, तो क्षार का रस है, जो काटेगा वो क्षार का रस है, क्योंकि क्षार काटता है, इसलिए कटु रस प्रधान है और लवण अप्रधान है। ऐसा याद कर लो। जस्ट इसका अपोजिट कर दिया डल्लन, अलग से डल्लन को याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, मूत्र में भी सेम ऐसी, अगर आपको याद हो तो मूत्र के रस भी ऐसे ही होते हैं ना, कटु रस प्रधान, लवण अप्रधान, कटु तिक्त करके होते हैं। कार्य क्या करता है ये, तो पाचन, विलयन, शोधन, रोषण, शोषण, स्तंभन, लेखन, हर तरह के क्षणन, छेदन व टाइप के कार्य जो होते हैं, शोधन, विलयन, पाचन, शोषण, स्तंभन, सभी कार्य करता है ना। क्षार देखें तो आम, कफ, मेद, कुष्ठ विष और पुंसत्व नाशक। समझ में भी आ रहा कि क्षार है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, जितनी भी कफ या मेद रिलेटेड चीजें होंगी, जितनी भी कफ या मेद रिलेटेड चीजें होंगी, सबको ये काटेगा। तो आम, कफ, मेद, कुष्ठ और विष सबको काटेगा। साथ में पुंसत्व नाशक भी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर क्षार अधिक मात्रा में प्रयोग आप करते हैं तो नपुंसकता कर जाता है ये, नपुंसत्व, पुंसत्व नाशक। उसके बाद आते हैं क्षार के दो भेद, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ग्रॉसली अगर आपसे पूछा जाए तो क्षार के प्रॉब्लम दो ही भेद लगेंगे, है ना, दो भेद ग्रॉसली। कौन से, एक तो प्रतिसारणी क्षार और एक पानी क्षार। मतलब क्षार ग्रॉसली आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो आप उसको लगाने के लिए यूज करो कहीं पे, दैट इज प्रतिसारण, या आप उसको खाने के लिए यूज करो, क्योंकि क्षार देते भी है ना क्षार अपन, क्षारवटी, कोकिलाक्ष क्षार, क्षार परपटी, ये सब खाने के लिए देते हैं। तो पानी क्षार, अब ऑब्वियसली प्रतिसारणी क्षार और पानी क्षार में से, प्रतिसारणी मतलब क्या होता है, कहीं एक विशिष्ट जगह पे लगाना। कोई चीज अगर आपको लगाने की हो तो वो पूरी बॉडी पे तो एक्ट कर नहीं पाएगी, इसलिए उसको लगा रहे हो आप वहीं पे जहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो वहाँ आपने लगा दिया, वो वहीं जगह पे एक्ट करेगी और कहीं पूरी बॉडी पे कोई एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको लगा रहे हो। लेकिन खिलाने वाली जो चीज रहती है वो तो आप खिलाओगे तो वो पूरी बॉडी पे एक्ट करेगी ना, क्योंकि डाइजेशन हो गया, वो पूरी बॉडी में फैलेगा रस के साथ। इसलिए पानी क्षार सार्वधायिक प्रयोग में और प्रतिसारणी क्षार स्थानिक प्रयोग में। बहुत सिंपल सी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि मृदु, तीक्ष्ण और मध्य, सुना ये नाम आपने, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, ये तीन क्षार के भेद जो बड़े फेमस हैं, मृदु क्षार, मध्यम क्षार, तीक्ष्ण क्षार, ये किसके हैं, आप खुद दिमाग लगा के बताइए मेरे को। कि एक आपके पास चीज है, एक चीज आपके पास है, इसके दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है किसी चीज को अप्लाई करने के लिए, और एक उसी चीज का फॉर्म है किसी चीज को खिलाने के लिए। तो तीक्ष्णता, उष्णता, इन सब चीजों का अनुभव आपको खाने वाली चीज में होगा या लगाने वाली चीज में होगा, खुद सोचिए बता।
कोई बहुत उष्ण है, तीक्ष्ण है, कोई चीज है, तो खाने में उसका कोई रिलेशन है, लेकिन लगाने पे आपको पता चलता है कि बहुत तेज है, बहुत ज्यादा जल रहा है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, कट रहा है। ये सब चीजें फील आपको लगाने वाली चीज को होती है, जो चीज को आप लगाओगे। भाई टैबलेट तो आपने टैबलेटिंग के फॉर्म में खा ली, वो अंदर जाके जो भी बाद में करेगी वो करेगी, तो तुरंत में फील आपको प्रतिसारण होता है ना, जो चीज अपन पेस्ट के फॉर्म में लगा रहे हैं वो तुरंत अपनी एक्टिंग दिखाई। इसलिए प्रतिसारणीय क्षार के मृदु, मध्य, तीक्ष्ण 3 अवान्तर भेद होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण किसके भेद हैं? क्षार के हैं, सबको पता है, ये प्रतिसारणी क्षार के हैं, ये किसी को नहीं पता रहता है, ये क्वेश्चन बनता है। प्रतिसारणी क्षार के अवान्तर 3 भेद होते हैं, मृदु, तीक्ष्ण और मध्य। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं क्षार का प्रयोग। क्वेश्चन यहाँ से बहुत हॉटस्पॉट बनता है। क्यों? क्योंकि आप प्रतिसारणी मतलब लगाने वाला क्षार कहाँ कहाँ उपयोग करोगे, और खाने वाला क्षार कहाँ कहाँ उपयोग करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। हालांकि बहुत स्थिति क्लियर है, भाई लगाने वाली चीजें तो वहां उपयोग करेंगे जो बाहर से दिखेंगी, जो बाहर से आपको विजिबल होगी, आप उसी चीज पे लगा सकते हो ना क्षार। जो दिख ही नहीं रही है उसको कैसे लगाओगे? तो जो अंदर की अदृश्य व्याधियां हैं उनमें अपन क्षार नहीं लगा सकते, वहां अपन पीने के लिए देंगे, और जहाँ अपन सामने देख के दिख सकता है उसको अपन लगा देंगे। ये दो चीज पहले माइंड में क्लियर रखना। कुछ ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट सी जो कंफ्यूज करती हैं, वो अपन बात करेंगे। तो क्षार के 2 भेद होते हैं, प्रतिसारणी, पानी। अब देखते हैं क्षार प्रयोग। प्रतिसारणी मतलब लगाने वाले, लोकल एप्लीकेशन वाले क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो लोकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करना है? क्रीमी, अर्श और विष, तीनों को स्टार मार्क लगा के डब्बा लगाओ। क्योंकि क्रीमी में भी अपन दिमाग लगा लेते हैं कि क्रीमी तो अंदर होते हैं, इसलिए अपन इसमें पानी छाड़ देंगे। अर्श जो रहता है वो तो अंदर रहता है, उसमें अपन कैसे क्या देंगे? छार पिलाएंगे। विष जो है वो तो अंदर पीता है आदमी, तो उसको बाहर कैसे दिखाएगा विष, इसलिए अपन उसको अंदर पिलाएंगे। तीनों महा कंफ्यूजिंग व्यक्ति हैं ये, इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ याद कर लो कि विष जो है वो कहीं टच भी तो हो सकता है। विषैला पदार्थ का आपको कहीं टच भी हो जाए तो भी वहां पे दिक्कत आ सकती है, तो कभी कभी वहां प्रतिसारणी भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन किसी ने विष पी लिया तो आपको उसको पानी भी तो देना पड़ सकता है, इसलिए विष दोनों में जाता है, लगा भी सकते हो, पिला भी सकते हो। एक ये चीज। अर्श के संबंध में ये है कि अर्श अगर बाह्यवली में स्थित है, बहुत आउटग्रोथ दिख रही है, कभी कभी अर्श बाहर दिखता भी है, तो आप प्रतिसारणी लगा दो। लेकिन अगर अंतःवली में स्थित है, सहज अर्श है जो आपको विजिबल नहीं है, तो आप उसको कैसे लगाओगे? इसलिए उस कंडीशन में आपको अर्श में इंटरनली भी देना पड़ सकता है। ये कंडीशन है कोई टाइप दोनों की, इसमें भी दोनों चल सकते हैं, पानी भी पिला पीने को भी दे सकते हो, लगा भी सकते हो। तीसरी कंडीशन आती है कृमि की। कृमि वाले केस में भी यही फंडा है कि कृमि जो है वो कभी कभी कुष्ठ के फॉर्म में हाथ में भी लग जाते हैं। कृमि में भी अपन ने कृमि संभव कुष्ठ पढ़ा है ना। कृमि संभव कुष्ठ कौन सा होता है? कृमि संभव कुष्ठ होता है पित्तज कुष्ठ। तो अगर बाहर दिख रहा है कि इस कुष्ठ में कृमि लगा है तो आप लगा दो, लेकिन कृमि अगर अंदर रक्तज है या आमाशयज है या पक्वाशयस्थ है तो आप कैसे लगाओगे? तो आपको पिलाना भी पड़ेगा। तो इसी हिसाब से कृमि, अर्श और विष, ये 3 चीज ऐसी हैं जिनमें दोनों कंडीशन पॉसिबल होती हैं, इसलिए इनमें पानी और प्रतिसारणीय दोनों आंसर लगते हैं। सबसे हॉटस्पॉट सवाल, इसकी एक ट्रिक बनती है बहुत अच्छी सी, कवि, KAVI लिख लो। आई जो रहता है वो साइलेंट है। कवि, कवि जो रहते हैं वो किसी दल के नहीं रहते, वो दोनों पार्टियों की बात करते हैं। कांग्रेस की बात भी करेंगे, बीजेपी की बात भी करेंगे, उनको कोई दल से मतलब नहीं रहता। कवि को अपना कवि सम्मेलन चलाना, ऐसा आता है। कवि दोनों पार्टियों की बात करते हैं, कांग्रेस की भी, बीजेपी की। तो कवि जो है वो दोनों में है। कवि मतलब के से कृमि, ए से अर्श, वी से विष, कवि दोनों तरफ खेलेंगे। ये क्लियर? अब आते हैं अपन प्रतिसारणी क्षार, एग्जैक्ट प्रतिसारणी क्षार कहाँ लगेगा। ठीक है, तो कुष्ठ, किलास, मंडल, दद्रु, किटिव, चर्मकील, तिलकालक, नेत्र, व्यंग। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरे त्वग रोग दिख रहे हैं और स्किन डिसीजेस तो बाहर से दिखेंगे, तो आप उस पर अप्लाई कर दोगे। छोड़ो इसको। सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बुद, भगंदर और बाह्य विद्युति। बाह्य विद्युति में भी बाह्य लिखा है, तो आप उठा लोगे कि बाह्य विद्युति है मतलब बाहर से दिखेगी, कि आप उसमें लगा सकते हो। अर्बुद और भगंदर दो ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट,
अर्बुद भगंदर को स्टार लगाओ। भगंदर ही मेरे ख्याल से रिपीट होने वाला है, देखते हैं। ठीक है, अर्बुद और भगंदर। अर्बुद जो रहता है उसमें भी आपको प्रतिसारणीय करना है। है ना। तो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि कुष्ठ क्लास मंडल रद्रु वाले में तो सब अपने को दिख रहे हैं कि स्किन डिसऑर्डर्स है, तो वहां पे आपको त्वक रोग में प्रतिसारणी लगाना है। लेकिन अर्बुद भगंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। बाह्य विद्यार्थी में तो बाह्य लिखा हुआ है, तो बाह्य पढ़ के आप समझ जाओगे। लेकिन अर्बुद भगंदर दोनों को स्टार लगाओ कि अर्बुद और भगंदर दोनों अपना सोचते हैं कि इंटरनल है या अर्बुद अंदर होता है, लेकिन अर्बुद कभी कभी बाहर भी होता है। तो अर्बुद की ग्रोथ बाहर भी दिखेगी, इसलिए। और भगंदर भी अगर बाहर से विजिबल है तो आप प्रतिसारणी भी कर सकते हो वहां पे, है ना। तो अर्बुद भगंदर ऐसे आते हैं। और 7 प्रकार के मुख रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 प्रकार के मुख रोग और 3 प्रकार की रोहिणी। रोहिणी कितनी होती है? वैसे 5 होती है, लेकिन 3 प्रकार की रोहिणी, वात पित्त कफ, ये तीनों में बाहर लगाना है ना, प्रतिसारण लगाना है। 7 मुख रोग। 7 मुख रोग में कौन कौन से हैं देखो। 3 तो रोहिणी हो गई, है ना। उपजीविका अधिजीविका 2 ये हो गए, 3 2 5, और 2 हो गए उपकुश और दंत वेदर। दोनों को, सातों को 7 याद रखना, है ना। कि 3 रोहिणी, 2 जिह्वा, उपजीविका अधिजीविका 5 तो ये हो गए, और 2 कौन से बचे? उपकुश और दंत वेदर। तो कुश और दर्भ अगर आपको याद हो तो तृण पंचमूल अपन पढ़ते थे, कुश काश नल दर्भ इक्षु, ऐसे करके आते थे ना। तो कुश और दर्भ ये एक समान है, इसलिए इनको वैसे याद रखना कि कुश और दर्भ एक घास होती है और एक उसी घास का थोड़ा सा पार्ट होता है। तो कुश और दर्भ एक जैसे हो गए, जिह्वा दोनों हो गई, और 3 रोहिणी हो गई। तो ऐसे 7 मुख रोग जो है उनमें बाहर से लगा देते हैं प्रतिसारणी, है ना। तो मुख रोग में कैसे याद रखोगे? मुख रोग में अपन पेस्ट लगाते हैं। मुख रोग में अपन मुख में पेस्ट करते हैं ना, इसलिए प्रतिसारणी में आएगा। अर्बुद भगंदर ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बाहर से दिखते हैं। अर्बुद भी होगा तो आपको बाहर से आउटग्रोथ दिखेगी, भगंदर भी अपन बाहर से देखते हैं। और स्किन डिसीजेस तो है, बाह्य विद्यार्थी में बाहर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है पानीय क्षार। पानीय क्षार मतलब जिसमें पिलाना हो। तो कवि तो अपने हैं ही, है ना। कवि तो अपने हैं ही, तो कवियों में कैसे पिलाते हैं? कवि वाले जो पार्ट है वो दोनों पार्टी की बात करते हैं, है ना। कवि को भाजपा से मतलब नहीं, कांग्रेस से मतलब नहीं, तो कवि दोनों में आ गए। अब देखते हैं पानीय क्षार वाले कौन कौन से रोग हैं। तो अजीर्ण, उदर, अरुचि, आना, अग्निसंग। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई समस्या है, क्योंकि अग्निसंग, आना, अरुचि, अजीर्ण और उदर रोग, इन सब चीजों का बाहर से दिखना पॉसिबल ही नहीं। तो इन सब चीजों में जीआईटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको उसमें पानी छार देना पड़ेगा। जैसे शिवाचार पाचन चूर्ण, शिवाचार पाचन चूर्ण देते हैं, क्षारवटी देते हैं, है ना। लवंग, लवण क्षार या क्षार गुटिका देते हैं, ये सब क्षार दे सकते हैं। सेकंड देखो, गुल्म, गर्विश, अश्मरी, शर्करा, अभ्यंतर विद्युति। अभ्यंतर विद्युति क्लियर है, बाह्य बाहर में चली गई, अभ्यंतर अंदर में आ गई, तो दिक्कत ही नहीं। अश्मरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अश्मरी को बाहर से देखना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अश्मरी में आपको किलाक, क्षार, क्षार परपटी ये सब देते हो ना, तो इसलिए अश्मरी अभ्यंतर में है। शर्करा भी क्लियर है। गर्विश और गुल्म, गुल्म भी ठीक है, गुल्म बाहर से तो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है गुल्म, तो बाहर अंदर क्या।
इसलिए गुल में अंदर अपन प्रयोग करते हैं, क्षार प्रयोग कफज गुल में दिया भी था चरक में, ये भी क्लियर है। गर्विश को स्टार लगाना कि विष जो है वो दोनों में है, ध्यान रखना, केवल विष जो है वो दोनों में है। क्यों है? क्योंकि केवल जो विष है वो बाहर से छू भी सकता है, आपको कोई टच भी करा सकता है, कोई खिला भी सकता है विष। लेकिन गर्विश की डेफिनेशन ही ये है कि जो शरीर के अंदर पड़ा पड़ा बहुत साल तक पड़ा रहे और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद एक्ट करे, वो गर्विश है। तो गर्विश की तो डेफिनेशन ही अंदर रहने की है ना, तो बाहर से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए गर्विश अंदर अभ्यंतर वाले में ही रहेगा, ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे पूरी प्रकार से क्लियर हो जाते हैं। स्टार मार्क वाले क्वेश्चन अर्बुद है, भगंदर है, ठीक है। अश्मरी तो क्लियर है, अश्मरी मतलब आ से अश्मरी, ऐसे अभ्यंतर, सीधे याद रखो। फिर चलते हैं पर्याय पे, है ना। तो पर्याय देखो, मृदु क्षार को संव्यूहिम बोला है और तीक्ष्ण क्षार को पाक्य क्षार बोला है। मृदु जो रहता है उसको संव्यूहिम और तीक्ष्ण को बोला है पाक्य। क्यों बोला है? एक चीज याद कर लो भाई, मृदु जो होता है मतलब वो सॉफ्ट है, कम हानिकारक है, ठंडा होगा, इसलिए हिम को अंडरलाइन कर लो। संव्यूहिम में हिम लिखा है, तो हिम मतलब ठंडा, ठंडा कौन होगा? जो मृदु होगा वही ठंडा होगा, इसलिए मृदु क्षार संव्यूहिम, तीक्ष्ण क्षार पाक्य हो गया, ये अपने को याद हो गया। वहीं पे पाक्य के साइड में लिख लो पांशुक करके, पांशुक, पांशुक भी लवण का एक भेद होता है, पांशुक, पांशुक भी लवण का एक भेद होता है। उसके बाद देखते हैं क्षार का निर्माण। क्षार का निर्माण कैसे करोगे? पहले तो क्षार को संग्रह कब करना है? तो संग्रह अपने को शरद ऋतु में करना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्षार का संग्रह शरद ऋतु में करना है। जलों का कभी शरद में ही करते हैं। वृक्ष कैसा होना चाहिए? मध्यम आयु का मुष्क वृक्ष होना चाहिए। मुष्क मतलब मुष्क वाला, जैसा गांठदार वृक्ष रहते हैं चुप जैसे, वैसे वृक्ष होने चाहिए, मध्यम आयु के होने चाहिए। और क्षार बनाने की विधि में क्षार और जल का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार और जल का अनुपात पूछे तो क्षार 1 भाग तो जल कितना? 6 भाग है, ये स्टाइल आके लिख लो। क्षार और जल 1:6, किसके अकॉर्डिंग? सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1:6। इसमें बहुत से चेंजेस हैं, अब लिखिए। क्षार जल को सुश्रुत में 1:6 बोला, ठीक। यादव जी ने भी 1:6 बोला, वहीं लिख लो, यादव जी ने भी सुश्रुत को फॉलो किया 1:6। उसी के साइड में लिखिए शारंगधर जी ने 1:4, ये इंपॉर्टेंट है, शारंगधर जी ने 1:4 बोला। और उसी के साइड में लिखिए रस तरंगिनी ने 1:8 बोला। रस तरंगिनी के नाम में ही रस है ना, इसलिए उन्होंने पानी ज्यादा मिला दिया। बोले भैया रस के समान होना चाहिए, रस तरंगिनी हमारे नाम में ही रस है, रस तरंगिनी ने रस के लिए पानी ज्यादा मिला दिया, 1:8 कर दिया। जबकि यादव जी दूध में पानी कम मिलाते हैं, तो उन्होंने सुश्रुत जैसे ही फॉलो किया। और शारंगधर ने 1:4 किया, कम करा। शारंगधर जी 1:4, तरंगिनी 1:8, यादव जी तिक्रम जी 1:6, सुश्रुत भी 1:6। ये क्षार और जल का अनुपात हो गया क्षार निर्माण में। उसके बाद आते हैं अग्नि प्रज्वलन। तो अग्नि कैसे जलाओगे भाई? क्षार बनाने के लिए अग्नि जलाना पड़ेगा ना, तो तिल नाल से, इंपॉर्टेंट है, तिल नाल दीपनाथ शक्यति अश्यतो भवती डल्लन ने बोला कि छाछ बनाने के लिए अग्नि प्रज्वलन उन्होंने स्पेसिफिकली तिल नाल से बोला है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो तिल नाल छार, ऐसा याद रखना, फ्लो बन जाता है, तिल नाल छार। तो छार के संबंध में अग्नि कैसी होती? तिल नाल, तिल नाल से अग्नि जलाते हैं। तो तिल नाल छार बोलते ना, तेरे नाल प्यार, अपन बोल रहे तेरे नाल छार, तो तिल नाल से याद हो जाएगा। चौथा आता है मध्य क्षार निर्माणात, तीक्ष्ण क्षार निर्माणात और मृदु क्षार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब तीनों क्षार अगर अलग अलग कंडीशन के हैं, 3 क्षार बनाने हैं आपको, भेद आपने पढ़े थे, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण वो क्षार को क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते होंगे क्योंकि एक मृदु होगा, एक मध्य होगा और एक तीक्ष्ण होगा, क्योंकि उनमें जो बनने मिलाने वाले द्रव्य हैं वो या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे, तभी तो मृदु, मध्य, तीक्ष्ण हो रहे हैं। तो मृदु क्षार अगर आपको बनाना है तो देखिए लिखा है, हाँ नहीं, पहले मध्य क्षार लिखिए। नॉर्मल जो क्षार बनता है वो कैसे बनेगा? तो देखिए लिखा है मध्य क्षार के लिए कट शर्करा, भस्म शर्करा, जल शुक्ति, शंखनाभि आदि द्रव्यों से प्रतिवाप बनता है। स्टार लगाओ कि अगर मध्यम क्षार बनाना है, ना ज्यादा तीक्ष्ण ना ज्यादा मृदु, तो आपको कट शर्करा, भस्म शर्करा, जल शुक्ति, शंखनाभि, एक एक चीज को पढ़ के देखो। शर्करा को अंडरलाइन करो, जल को अंडरलाइन करो और शंख को अंडरलाइन करो। मध्यम है, ना उष्ण है
न ज्यादा तीक्ष्ण है न ज्यादा मृदु है। तो मध्यम चीजों में हमेशा अपन मीठी और शीत चीज मिलाते हैं। अब मीठी और शीत चीज मिलाओगे तो वो ना ज्यादा खर होगा ना ज्यादा मृदु होगा। तो शर्करा जो है वो बीच में मिलाते हैं अपन, ऐसा याद रखना। शर्करा जो है वो हमेशा बीच की डालते हैं, ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं। चाय में जब शक्कर डालते हो या किसी भी चीज में शक्कर डालते हो तो बीच की क्वांटिटी में होना चाहिए, ना ज्यादा हो तो भी खराब, कम हो तो भी खराब। इसलिए याद रखना कि शर्करा वाले जो प्रतिवाप द्रव्य हैं, जल, शुक्ति, शंखनाभी, ये सब ये मध्य क्षार में डले हुए हैं। तो शर्करा हमेशा बीच की स्थिति में डालना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद आ जाओ तीक्ष्ण क्षार। अब तीक्ष्ण का नाम ही तीक्ष्ण, मतलब उसको तीक्ष्ण बनाना है, तो ये शर्करा वर्करा कोई काम तो रहेगा नहीं, वहां पे तीक्ष्ण द्रव्य चाहिए अपने को, चाहिए ना। तो देखो द्रव्य पढ़ के देखो, दंती, दवंती, चित्रक, तालपत्री, हिंगू, वचा, अतिविशा, लांगली का प्रतिवाप देना है। मतलब ऐसे द्रव्य का प्रतिवाप जो खुद गुण से उष्ण तीक्ष्ण हो बहुत ज्यादा, जैसे चित्रक, दवंती, दंती, तालपत्री, हिंगू, वचा, ये सभी द्रव्य उष्ण और तीक्ष्ण है। इसलिए इन द्रव्यों को पढ़ के ही आप समझ जाओगे कि ये तीक्ष्ण क्षार के प्रतिवाप द्रव्य हैं। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं। अब मृदु क्षार के लिए क्या करना है, तो वहां 8 पल का प्रतिवाप अगर लिखा होगा तो उसको काट लो। मृदु क्षार में प्रतिवाप देते ही नहीं है, लिख लो, मृदु क्षार में कोई भी प्रतिवाप नहीं देते। मृदु क्षार में प्रतिवाप देने का मना किया है, तभी तो मृदु करेगा ना वो। जब वो मृदु ही बनाना है आपको, ना उसको सॉफ्ट बनाना है ना वो बनाना है, तो आप उसमें कोई प्रतिवाप डालो ही मत, तो अपने आप ही मृदु बनेगा। ठीक। मध्य क्षार में देखो, जो ऊपर प्रतिवाप बताया है ना मध्य क्षार में, मध्य क्षार में कौन सा बताया, कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनादी वाला, उस प्रतिवाप को 8 पल का प्रतिवाप डालना है। 8 पल का प्रतिवाप डालना है। प्रतिवाप कितनी मात्रा में डालना है, 8 पल मात्रा में। ये स्टार लगाओ कि प्रतिवाप कितना डालना है भैया मध्य क्षार में, तो 8 पल डालना है। ठीक। और नीचे जाओ तीक्ष्ण क्षार में, तो तीक्ष्ण क्षार में देखो उसने क्या लिखा है कि ऊपर जो 8 पल का प्रतिवाप है ना, वो तो डलना ही, आप अलग से लिख लो, वहां पे जो लिखा होगा काट लेना। मध्य क्षार का जो प्रतिवाप 8 पल का डला है वो तो डलेगा ही डलेगा, उसके साथ जो दंती आदि द्रव्य ऊपर पड़े अपन ने, दंती, दवंती, चित्रक, बचा, उन सब का भी शुक्ति प्रमाण में प्रतिवाप डलेगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मृदु क्षार है तो प्रतिवाप डालना ही नहीं। मध्य क्षार है तो आपको पता है मध्य है मतलब शर्करा मध्य में डालना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो इसलिए अपन कट शर्करा, वैष्णव शर्करा, शंखनाभी और शीत 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 शुक्ति, इन सब का प्रतिवाप डालता था। लेकिन कितना, तो 8 पल में, 8 पल मात्रा में इनका प्रतिवाप डालना है। क्योंकि शर्करा है, सब शर्करा है, मीठी चीजें हैं, शीत चीजें, तो इनमें आप ज्यादा प्रतिवाप डाल दो, 8 पल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, शर्करा ही तो है। लेकिन तीक्ष्ण क्षार में अगर जाओगे तो 8 पल का प्रतिवाप तो ठीक है डला ही हुआ है, उसके साथ दंती आदि द्रव्य जो है उनका केवल शुक्ति प्रमाण प्रतिवाप डालना है। क्योंकि ये तीक्ष्ण द्रव्य है, ज्यादा नहीं डाल सकते, कुछ ज्यादा ही तीक्ष्ण हो जाएगा। इसलिए शुक्ति प्रमाण में प्रतिवाप किसका डलता है, जो तीक्ष्ण होते हैं उनका। और मध्य प्रमाण, मध्य क्षार में कैसा प्रतिवाप डलेगा, शर्करावादी द्रव्यों का 8 पल के प्रमाण में। इतनी चीज समझना है बस, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। निर्माण के 7 दिन बाद क्षार प्रयोग में लाया जाता है, ये भी स्टार लगाओ। जैसे आज आपने क्षार बना लिया तो आप उसको यूज कब कर सकते हो, 7 दिन बाद, कम से कम 7 दिन उसको रखे रहने दो, तब आप उसको यूज करना। उसके बाद आते हैं क्षार के गुण। क्षार के गुण, पहले तो संख्यावाचक क्वेश्चन बनेगा कि क्षार के गुण कितने, तो सुश्रुत के 8, वाग्भट के 10, वहीं पे लिख लो, है ना। वाग्भट के 10, सुश्रुत के 8। 8 और 10 याद रखना, वाग्भट ने 2 एक्स्ट्रा माने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक दिखाता हूं मैं आपको, देखो क्षार का गुण क्या होता है, नाति तीक्ष्ण, नाति मृदु, शुक्ल लक्षण, पिच्छिल, अविष्यंदी मतलब बहने ना वाला, अविष्यंदी, सौम्य इंपॉर्टेंट है, सौम्य, शीघ्रकारी, ये 8 सुश्रुत के हैं। अब पढ़ के देखिए
कि श्लोक याद करना कितना जरूरी है। आप हर एक गुण से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि पिच्छिल क्षार कैसे हो सकता है, क्षार तो तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, ऐसी अपनी टेंडेंसी बनी हुई है। लेकिन पिच्छिल है क्षार, लक्षण है क्षार, शुक्ल तो दिखता ही है, नाति मृदु नाति तीक्ष्ण। वो पूछे अगर क्षार का गुण तीक्ष्ण होता है या नहीं, सब हाँ लगा देंगे। लेकिन उसने गुण बोला है ना अति तीक्ष्ण, मतलब ना अति तीक्ष्ण, अति में तीक्ष्ण ना हो, मतलब तीक्ष्ण गुण क्षार का नहीं होता। ना अति तीक्ष्ण ना अति मृदु, दोनों चीज बोली। शुक्ल लक्षण पिच्छिला, ऐसा करके श्लोक है। अविष्यंदी सौम्य शीघ्रकारी, शीघ्रकारी हो लेकिन सौम्य भी हो, तो सौम्य और शीघ्रकारी दोनों एक साथ। और अविष्यंदी मतलब जो बहे ना, अविष्यंदी एकदम पतला होगा तो बह जाएगा, तो भी कोई मतलब नहीं। ये सुश्रुत के 8 हैं। इस पे वाग्भट ने 2 एक्स्ट्रा माने। 9वां देखो, शिखरी और सुख निर्वाप्य, ये इंपॉर्टेंट है। शिखरी और सुख निर्वाप्य 2 गुण एक्स्ट्रा वाग्भट के हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? वाग्भट जो है वो नए लोग, और आजकल के जो नए लोग हैं वो शॉर्टकट से, है ना, शॉर्टकट से जल्दी से सुख के साथ शिखर पे पहुंच जाते हैं, ऐसा याद रखना। सुखपूर्वक शिखर पर कौन पहुंचते हैं? नए लोग, ऐसा याद रखो। आजकल बहुत शॉर्टकट आ गई पैसा कमाने की, तो सुखपूर्वक शिखर पे पहुंच जाते हैं, शिखर मतलब टॉप पे। तो सुखपूर्वक शिखर पर पहुंच जाते हैं नए लोग, मतलब सुख निर्वाप्य और शिखरी, वाग्भट ने 2 गुण एक्स्ट्रा माने गाय के क्षार। ये चीज हुई क्षार के गुण। ऐसे ही दोष भी होते हैं, तो दोषों में भी सुश्रुत के दोष होते हैं 9। सुश्रुत ने 8 गुण माने थे, एक बढ़ा के 9 दोष बोले। वाग्भट ने गुण भी 10 और दोष भी 10, दोनों ही चीज 10 मानी वाग्भट ने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्षार के दोष देखते हैं, तो क्या हो गया, जो ऊपर गुण थे वही अगर नहीं रहेंगे तो वो दोष बन जाएंगे ना। भाई उसने गुण बोला ना अति मृदु ना अति तीक्ष्ण, है ना, तो अगर तीक्ष्ण हो गया तो वो दोष हो गया, मृदु हो गया तो वो दोष हो गया, बस वही लिखा है देखो। अति मार्दव मतलब बहुत ज्यादा मृदु हो तो भी गलत है। अति श्वेत बहुत ज्यादा श्वेत हो तो भी गलत है। अत्युष्ण बहुत उष्ण हो तो भी गलत है। अति तीक्ष्ण हो तो भी गलत है। अति पिच्छिल हो तो भी गलत है। सर्पित बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्पित, सर्पित सांद्र, सांद्र होना दोष है, जबकि पिच्छिल और लक्षण होना गुण है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं जो आप लोग स्किप कर जाते हो। स्टार लगाओ सांद्र पे। सांद्र। और 8वां होता है अपक्व, अपक्व मतलब क्षार अच्छे से पका ही नहीं आपने। और 9वां होता है हीन द्रव्यों से निर्मित, हीन द्रव्यों से निर्मित 9वां। ये 9 दोष होते हैं सुश्रुत के। अगर आपने हीन द्रव्य से निर्मित किया है, ऐसी कुछ सेकेंडरी मटेरियल डाल दिया है, हीन द्रव्यों से निर्मित भी एक दोष है। और ऊपर के अत्युष्ण अतिश्वेत वाले तो आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर जो दोष थे ना, वो जो गुण थे ना, जैसे ना अति मृदु ना अति तीक्ष्ण शुक्ल लक्षण पिच्छिला, उसी में अति लगा देना तो वो दोष बन जाएंगे। जैसे अति पिच्छिल, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति श्वेत या अति मार्दव, ये दोष हो गए। 5 तो ये हो गए, बचे कितने? 4। सर्पित सांद्र, सांद्र मत भूलिएगा, सांद्र जो है वो दोष है और लक्षण पिच्छिल गुण है, ठीक। सांद्र जो है वो दोष है, लक्षण पिच्छिल गुण है। दोनों को स्टार आके लिख लेना, ठीक। एसपी, एसपी याद रखो आप, तो एसपी में गुण होते हैं, एसपी में गुण होते हैं तभी तो एसपी बन पाता है ना। तो लक्षण पिच्छिल, लक्षण पिच्छिल एसपी जो है वो गुण है। बाकी सर्पित सांद्र जो भी है वो सब अपक्व द्रव्यों से निर्मित, वो दोष है। सर्पित जो है वो दोष है, अविष्यंदी जो है वो गुण है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सौम्य जो है वो गुण है, लेकिन सर्पित जो है वो दोष है। देखो सर्पित है ना, सांप है ना, उसमें सर्प मतलब सांप, सांप हमेशा दोष में ही रहेगा, अच्छा तो करेगा ही नहीं, इसलिए सर्पित दोष है। हीन द्रव्यों से निर्मित ऐसे 9 है। वाग्भट ने 10वां गुण अति तनु एक्स्ट्रा माना, लिख लो। अति तनु मतलब बहुत ज्यादा पतला हो तो भी वो एक दोष है वाग्भट के अकॉर्डिंग, सुश्रुत ने नहीं माना। तो अति तनु मतलब होता है पतला, तो पतला होना कौन चाहते हैं आजकल? नए लोग। जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, तो पतला होना कौन चाह रहा है? सबसे ज्यादा नए लोग चाहते हैं पतला होना। ये आपका क्लियर, ठीक।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार ला के लिखिए, जहां अपन ने क्षार, प्रतिसारणी क्षार और पानी क्षार पढ़ रहे थे कि नासा अर्बुद, अगर नासा में कोई अर्बुद हुआ है, पहले तो ये बताओ अर्बुद में कौन सा क्षार लगाते हैं। तो अर्बुद में अपन बाह्य प्रतिसारणी क्षार पढ़ा अपन ने, अर्बुद और भगंदर। तो अगर नासा में अर्बुद है तो कितनी क्षार मात्रा देना है, तो लिख लीजिए नासा अर्बुद में क्षार मात्रा 50 मात्रा काल बोली है, 50 मात्रा काल तक क्षार लगा के रहने दो उसको, पूछा गया है। कैसे याद रख रहे हैं, नासा जो है वो इंद्रियों में से एक है, नासा इंद्री और घ्राण इंद्री होती है ना, तो बस इंद्रियां कितनी होती है 5, मतलब 50 मात्रा काल तक आपको नासा अर्बुद में क्षार लगा के रखना है। ठीक, फिर देखते हैं अपन क्षार दग्ध का लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्षार लगाना सीख गए आप, लगा भी दिया, पहचानोगे कैसे कि क्षार कैसा लगा है। क्षार दग्ध का लक्षण देखो, तस्मिनत् पतिते व्याधव कृष्णता दग्ध लक्षणम, केवल कृष्णता, स्टार लगा के डब्बे में ला लो उसको। क्षार दग्ध का लक्षण पूछे तो आपको पहले कृष्णता ही लगाना है, अगर क्षार दग्ध पूछे तो। ठीक, उसी के साइड में देखो, सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण पक्व जंबू संवर्ण वाग्भट ने बोला। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा गलत होते आया है आज तक। सबको लगता है वो क्वेश्चन पूछता है कि सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण क्या है, तो सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण पक्व जंबू है, सब लगा देते हैं कृष्णता, क्योंकि सबको लगता है कि सुश्रुत ने कृष्णता माना है मतलब कृष्णता लगेगा। सुश्रुत ने, एक चीज अच्छे समझ लो, सुश्रुत ने कभी भी कहीं भी सम्यक नाम का कोई वर्ड बोला ही नहीं। सुश्रुत ने सम्यक दग्ध या सम्यक क्षार दग्ध नहीं बोला, सुश्रुत ने केवल इतना बोला है कि क्षार दग्ध का लक्षण है भैया कृष्णता। अगर क्षार कहीं आप लगाओगे तो वो उसको जला देगा, और जलने के बाद वहां का पोषण कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो कालापन अगर आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि ये क्षार ने इसको जला दिया है, बस इतना बोला सुश्रुत ने। सम्यक क्षार दग्ध अगर पूछे तो हमेशा वाग्भट के अकॉर्डिंग पक्व जंबू ही लगना है, क्योंकि सुश्रुत ने सम्यक नाम से कोई चीज मानी ही नहीं है। हाँ, अगर वो ये पूछे कि क्षार दग्ध का लक्षण क्या है और ऑप्शन में दे कि कृष्णता, पक्व जंबू फल और 2-3 और, तो आपको कृष्णता ही लगाना है, पक्व जंबू सुश्रुत ने नहीं बोला। और दूसरी चीज, पक्व जंबू सम्यक क्षार के लिए बोला, ना कि केवल क्षार दग्ध के लिए। दिमाग में क्वेश्चन क्लियर है ना। सम्यक साम का कोई भी चीज सुश्रुत ने नहीं मानी, केवल वाग्भट ने बोली। पक्व जंबू कब लगाना है, जब सम्यक पूछे वाग्भट का, नहीं तो कृष्णता ही जाएगा आंसर, एक चीज समझ लेना। उसके बाद देखते हैं क्षार की अवधि। क्षार की अवधि कैसे डिसाइड करोगे, देखो तो एरंडपल क्षार की परीक्षा कैसे करते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा, किसी चीज पे लगा के देखोगे नहीं, हाथ पे लगा के देख लेते हैं, बोले जल गया तो तीक्ष्ण होगा, नहीं जला तो मृदु होगा, और बीच में रह गया तो मध्य होगा। तो आपकी स्किन कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि लगा के चेक करोगे। अब चेक करने के लिए आपको कोई एक चीज चाहिए, तो एरंड की नाल लेते हैं, एरंड की जो लकड़ी रहती है ना, डंडी, वो लेते हैं, और उस पर क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करते हैं, उस पर क्षार डाल देते हैं और फिर उसको देखते रहते हैं 100 गिनती तक। अगर 100 तक गिनने से पूर्व एरंड नाल दग्ध हो गई, मतलब आपकी 100 गिनती पूरी नहीं हुई और उसके पहले ही उसने एरंड नाल को जला दिया, मतलब वो अति तीक्ष्ण क्षार है। अति तीक्ष्ण बोल रहा हूँ, तीक्ष्ण नहीं बोल रहा हूँ, अति को अंडरलाइन कर, 100 के पहले जला दिया अगर एरंड को तो अति तीक्ष्ण। दूसरा देखो, 100 तक गिनने पर एग्जैक्ट 100 गिनती पे एरंड नाल जलती है तो फिर वो तीक्ष्ण है, मध्य नहीं है। तीक्ष्ण है, मध्य नहीं है, मध्य को लिख के स्टार लगा के काटो, मध्य यहाँ है ही नहीं परीक्षा में। अति तीक्ष्ण, फिर 100 तक जला दिया तो तीक्ष्ण, और 100 तक गिनने के बाद भी एरंडनाल दग्ध नहीं होती है या वो 100 तक गिनने के बाद जलाता है तो वो अति मृदु हो जाएगा। अब मध्यम भी नहीं है, मृदु भी नहीं है, अति मृदु आ गया सीधे। तो ये 3 डिग्रियां जो सुपरलेटिव चल रही है, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करवाती है कि ना तो तीक्ष्ण है, ना मध्यम है, ना मृदु है, सीधे अति तीक्ष्ण है, फिर तीक्ष्ण है और फिर सीधे अति मृदु है। 3 चीज दिमाग में अच्छे से बैठा के चलो। वो ये क्वेश्चन देता है कि 100 एरंड नाल पे 100 तक गिनने तक दग्ध होने पर कैसा क्षार होता है, तो फटाफट पहला ऑप्शन मध्यम देता है और आप लगा देते हो। मध्यम है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है मध्यम। वो 3 चीज के लिए दे रहा है बस, अति तीक्ष्ण, अति मृदु और तीक्ष्ण, बस। तो अति तीक्ष्ण कब होगा, जब 100 के पहले जला दे। तीक्ष्ण कब होगा, जब 100 एग्जैक्ट 100 पे जला दे। तो 100 के बाद भी ना जलाए मतलब अति मृदु,
न मृदु न मध्यम, अति मृदु। क्लियर है? तीनों ही कमल, वो याद रखना। चिकित्सा क्या करोगे? तो क्षार दग्ध में अगर अति दग्ध हो गया या क्षार लगा दिया आपने, जल के काला हो गया वो, तो क्षार में मेरे को बताओ कौन सा रस है? क्षार में कटु रस है प्रधान रूप में, अप्रधान रूप में लवण है। कौन सा एक रस है जो नहीं है क्षार में? जो रस जिस द्रव्य में नहीं रहता ना, उसकी चिकित्सा वही रस होती है, याद रखना। क्योंकि उसमें अम्लीय, क्षारीयता बहुत ज्यादा है, लवणीयता बहुत ज्यादा है, कटुता बहुत ज्यादा है, लेकिन अम्ल रस नहीं है क्षार में। तो इसीलिए अम्ल रस को अपन वहां देते हैं, जिससे अम्ल रस जाके उस क्षारीयता को न्यूट्रलाइज कर दे। अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस। तो बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? एसिड। तो अम्ल डाल दो वहां पे। इसलिए चिकित्सा देखो क्या लिखा है, अम्ल वर्ग शमना सर्पी मधुक संयुता। वेरी इंपॉर्टेंट। अम्ल वर्ग के द्रव्य ले लो और उसको सर्पी और मधुक के साथ लेना है। मधुक, स्टार लगाओ। सर्पी और मधुक, ना कि मधु। मधु नहीं है, शहद नहीं है, केवल सर्पी मधुक है। एक आंसर आपको देना पड़ेगा मेरे को कि जब अपन शस्त्र कर्म पढ़ रहे थे, तो शस्त्र कर्म के उपरांत जब पट्ट बंधन कर रहे थे, तो पट्ट बंधन करते समय काय का लेप लगा रहे थे उस पर, गॉस पीस के ऊपर। अगर ये चीज हुई ना, तो आपका पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अगर आपको पिछला याद नहीं है 4 पेज पहले का, तो आप क्लास आके टाइम वेस्ट मत करिए, अभी से छुट्टी मना लीजिए और घर पे चले जाइए। मुलेठी नहीं है। 1000 बार चिल्लाया था मैंने कि मुलेठी भैया, जो शस्त्र के कारण जो पीड़ा होगी उसमें एनाल्जेसिक के रूप में अपन मुलेठी देते हैं। मुलेठी सिद्ध कोष्ण घृत, ये अपन ने दिया था शस्त्र निपात जन्य पीड़ा में। जब चोट के बाद पट्टी बांध रहे थे, तो पट्टी के गॉस पीस के ऊपर अपन 3 चीज लगा रहे थे, तिलकल्क, मधु, अग्रत। 3 थे, 3 दोष के लिए लगा दिए अपन। इनका अपन मधु सर्पी और तिलकल्क को पेस्ट बना रहे थे और गॉस पीस पे लगा के ड्रेसिंग कर दे रहे थे। तो ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये यूजी की पढ़ाई नहीं है। एक मधु और मधुक में अंतर हो जाता है। हलवा नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आप लोग बैठे हैं और मन मर्जी से लेक्चर लगा रहे हैं और आ जाएंगे, हो जाएंगे, चल जाएंगे। दिन रात एक करनी पड़ती है भाई साहब। कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? अगर पोस्ट ऑपरेटिव में ड्रेसिंग के लिए वो पूछे कि शस्त्रकर्म के बाद भैया पट्टी लगाने पे क्या लगाना है, तो वहां पे लगता है मधु, सर्पी, तिलकल्क। पढ़ा क्या आया था? वो अगर पूछे कि शस्त्रकर्म के बाद जो पीड़ा होगी, उसको, उस पीड़ा की शांति के लिए क्या दोगे, तो मुलेठी सिद्ध कोष्ण घृत देंगे। फिर वो पूछे कि क्षार वर्ग में क्षार दग्ध हो गया तो क्या देना है, तो वहां पे मधु सर्पी नहीं देना है, सर्पी मधुक देना है। मधुक, मधुक मतलब मुलेठी। यहाँ पे सर्पी मधुक के साथ अम्ल वर्ग देना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के साइड में तीनों चीज लिखो जो मैं बोल रहा हूँ मुंह से। तिलकल्क, मधु, सर्पी मतलब व्रण रोपण के लिए देते हैं, ऐसा लिख लो वहां पे। क्या होगा तुम लोगों का जीवन में? ठीक है, तो अम्ल वर्ग तो देते ही हैं, लेकिन अम्ल वर्ग के साथ क्या दे रहे हैं? सर्पी मधुक। भूलिएगा नहीं, मधुक, मधु नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पानी क्षार की मात्रा और प्रतिसारणी क्षार की मात्रा। अब पानी क्षार जो खाने वाला है उसको कितनी मात्रा में देना है, और प्रतिसारणी लगाने वाले को कितनी मात्रा में लगाना है। तो याद कैसे करेंगे? पानी क्षार की मात्रा देखो, उत्तम मध्यम अधम दी है। उत्तम मध्यम अधम में क्या लिखा है? 1 पल, 3 कर्ष और आधा पल। याद ही मत करो, तीनों को एक में कन्वर्ट कर लो। 1 पल में होता है 4 कर्ष। 1 पल में कितना? 4 कर्ष, ये याद रख लो। तो कितना बन गया? आधा पल में कितना? 2 कर्ष होगा। तो क्या बन गया अपना? 4 कर्ष, 3 कर्ष और 2 कर्ष, 432 कर्ष। याद रख लो, 432 खाने वाली की मात्रा है। 432 किसकी? खाने वाले की मात्रा। और प्रतिसारणी की देखो, 2 पल, 1 पल और आधा पल। तो इसको भी कर्ष में कंप्लीट कर लो, कर्ष में कर लो। 2 पल मतलब 8 कर्ष, 1 पल मतलब 4 कर्ष और आधा पल मतलब 2 कर्ष। तो कितनी हो गई? 842, 842 कर्ष।
उसको भले ही पल में कन्वर्ट कर लेना अगर ऑप्शन रहेगा तो। याद करने के लिए याद रख लो 432 842। खाने वाली मात्रा 432, लगाने वाली 842। आपको भी पता है कि लगाने वाली चीज को कितना भी लगा दो, ज्यादा भी लगा दो तो क्या है, लगाना ही तो है। कौन सा खाना है, कौन सा पचाना है, तो लगाने वाली मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। तो लगाने वाली 842 हो गई, खाने वाली कम होती है। लेकिन खाने को चरना भी बोलते हैं, चरना। अपन बोलते हैं ना चर लिया तूने, तो चरना मतलब 432। चरना मतलब खाने की मात्रा है 432 और लगाने की हो गई 842। दोनों कर्ष में है, याद रखना। कर्ष को पल में कन्वर्ट कर लेना अगर नहीं आया ऑप्शन। क्लियर। अब देखते हैं सम्यक योग। कि सम्यक तरीके से योग हो गया तो सम्यक दग्धे विकारोपशमो लाघवम अश्रावश्च। आपको भी पता है कि अगर सही तरीके से आपने क्षार लगाया है तो विकार का शमन हो जाएगा, लघुता रहेगी और श्राव जो है वो नहीं होगा, श्राव नहीं होगा। सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब सम्यक योग है। अयोग हो गया तो क्या होगा, अच्छे से नहीं लगा, कम लगा। कम लगा मतलब वहां पे कफ दोष बढ़ेगा, है ना। तो देखो क्या लिखा है, तोद कंडू जाड्यानी व्याधि वृद्धिश्च। तोद कंडू से उठा लेना, तोद और कंडू हो रहा है, खुजली हो रही है मतलब कफ है। ये अति में तो होगा नहीं, तो ये अयोग का लक्षण है। क्योंकि अति होती तो पित्त का प्रकोप देखने को मिलता ना, इसलिए अयोग में व्याधि की वृद्धि हो जाएगी और तोद और कंडू मिलेंगे। तीसरा आता है अतियोग, देखो लिखा है दाह पाक राग श्राव अंगमद क्लम पिपासा मूर्छा। सब पित्त के लक्षण दिख रहा है, अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि अत्यधिक मात्रा में क्षार अपने दे दिया जिससे पित्त का प्रकोप हो गया। ये भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं क्षार का निषेध। क्षार निषेध कहाँ कहाँ होगा आपको खुद को समझ में आना चाहिए। जहाँ पे ऑलरेडी पित्त बड़ा हो, गर्मी हो, तो वहां पे क्षार मत दो। वही लिखा है रक्त पित्त ज्वर पित्त प्रकृति बाल वृद्ध दुर्बल भ्रम मद मूर्छा तिमिर योनि भ्रंश। योनि भ्रंश को अंडरलाइन करो, अंड भ्रंश इसको भी अंडरलाइन करो। गर्भिणी में तो देना ही नहीं है। वाग्भट ने बोला है प्रमेह पांडु शिरोरोग अतिसार वमन विरेचन व्यापद, वेरी इंपॉर्टेंट। वमन विरेचन व्यापद में नहीं देना। अतिसार तो पित्त वाला है, शिरोरोग भी पित्त वाला है, पांडु भी पित्त वाला है। प्रमेह को अंडरलाइन करके स्टार लगाओ। प्रमेह में भी क्षार का निषेध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि प्रमेह को अपन कफज या आमज समझते हैं और अपन उसको क्षार को क्षरण करने के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन प्रमेय में वाग्भट ने वर्जित बोला है क्षार। इसका कारण क्या है कि क्षार की अत्यधिक उष्णता से जो धातु द्रवित है ना, और ज्यादा पिघल जाएंगी, विलयन हो जाएगा धातुओं का, इसलिए प्रमेय में क्षार का निषेध बोला है। यवागु भी निषेध है प्रमेय में, कहीं पे स्टार आके लिख लो, क्योंकि यवागु भी अत्यधिक उष्ण होती है। प्रमेय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। उसी के नीचे देखो क्षार कर्म का विशेष निषेध बोला है। विशेष निषेध मतलब यहाँ तो देना ही नहीं है, वो है मर्म सिरा स्नायु संधि तरुणास्थि सेवनी धमनी गला नाभि नख शिश्न और स्रोतस। बाकी सब चीज समझ में आ रहा है, सब डेलिकेट ऑर्गन्स दिख रहे हैं, वहां पे क्षार लगाओगे नहीं आप खुद भी, है ना। सेवनी धमनी गला तरुणास्थि संधि, संधि इंपॉर्टेंट है, स्नायु मांस सिरा ये सब सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, सिर्फ नख को छोड़ के। तो नख को क्यों छोड़ दिया, नख से ही क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे क्षार का विशेष निषेध है। वो ऑप्शन में देता है नख। आप सोचते हो नख में क्या है, वहां तो लगा दो क्षार, लेकिन नख में भी विशेष निषेध बोला है, ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आते हैं क्षार की क्या, विषाग्नि शस्त्रशानी मृत्यु कल्प क्षारो भवत अति अल्पम अति प्रयुक्ता। सुश्रुत सूत्र 11 में एक रेफरेंस आया है कि विषाग्नि शस्त्राशानी मृत्यु कल्प क्षारो भवत। मृत्यु कल्प अंडरलाइन करो, मतलब अगर क्षार का प्रयोग अच्छे से नहीं किया गया तो मृत्यु भी करा सकता है। तो मृत्यु कल्प और विषाग्नि के समान क्या बोला है, क्षार के लिए बोला गया है ना। क्षार के लिए उपमा दी गई है कि सही प्रयोग नहीं किया तो वो विष के समान अग्नि के समान मृत्यु का कारण बनता है, तो पता ही है अपने को। क्षार पातन से पूर्व कर्म देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार पातन से पूर्व मतलब क्षार लगाने से पहले 3 कर्म करना चाहिए, घर्षण प्रच्छान और लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट। घर्षण प्रच्छान और लेखन, तीनों को दोष के अकॉर्डिंग याद करो। वात पित्त कफ लिखो एक साइड वीपी के, और उसके सामने लिखो, वात के सामने लिखो लखन, पित्त के सामने लिखो घर, और कफ के सामने लिखो पर। तो लखन घर पर है, लखन घर पर है। तो लखन से लेखन काय में करना है, वात में। घर से क्या होता है, घर्षण काय में करना है, पित्त में। और पर से प्रच्छान काय में करना है, कफ में।
कंफ्यूजन इसलिए होता है कि अपने को लगता है लेखन कफ दोष में कर रहे होंगे, इसलिए अपन लेखन देख के कफ लगा देते हैं, लेकिन कफ में प्रच्छान है ना कि लेखन। तो सीधी ट्रिक क्या बन गई, वात पित्त कफ, लखन घर पे है। लखन मतलब लेखन, घर्षण, प्रच्छान, बात खत्म। ये क्षार पतन के पूर्व हो गया। अष्टांग संग्रह ने क्षार के दो भेद माने, बाह्य क्षार और अंतर क्षार, और ठीक है, वहां पे भी उनने प्रतिसारणी पानी बोला, संग्रह जी ने कुछ नया बोल दिया, बोले हाँ अंतर बाह्य भी तो हो सकता है, ठीक है। और चक्रपाणी के अनुसार क्षार रस ना होकर द्रव्य है। ये रेफरेंस पूछता है कि कौन से आचार्य ने क्षार को रस ना मानकर एक द्रव्य मान लिया। वो चक्रपाणी कहते हैं कि रसवस नहीं है, द्रव्य है बोले एक। और रसायनों ने विशेष गुण बताया है, रसायनों ने विशेष गुण बताया है मलनाशक, ये भी पूछा है। सर्वे मलहरा क्षारा, किसने क्षार को मलहर या मल को नाश करने वाला बोला है, ये भी क्वेश्चन बनता है। रसायनों याद कैसे रखेंगे, रस को अंडरलाइन करो। रस की उत्पत्ति होने के बाद ही तो मल की उत्पत्ति होती है, रस बनेगा तभी तो मल बनेगा, है ना। तो रसायनों ने मलहर बोला क्षार को, मतलब मलनाशक बोला है, ये रेफरेंस याद रखना। उसके बाद क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र देखिए, क्षार सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख, पहले तो ये लिख लीजिए, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार सूत्र की सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ आया, देखो लिखा है, सुश्रुत नहीं है, चरक संहिता है, यही क्वेश्चन है कि क्षार सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख चरक संहिता में भगंदर चिकित्सा में आया और सुश्रुत संहिता में नाड़ी वर्ण की चिकित्सा में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया क्षार सूत्र किसकी देन है, सब बोल देंगे सुश्रुत की है, जबकि पहली बार चरक ने उसको दिया था काय में, भगंदर में। सुश्रुत ने तो भगंदर में भी नहीं दिया, सुश्रुत ने नाड़ी व्रण में दिया। नाड़ी व्रण मतलब फिस्टुला, जो ट्रैक बन जाता है। तो पहली बार प्रयोग चरक में हुआ है, भगंदर में, ना कि सुश्रुत में, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, सुश्रुत ने कहाँ प्रयोग किया, तो नाड़ी व्रण, ना कि भगंदर। नाड़ी व्रण, ना अर्श ना भगंदर, सब भ्रम मिटा लो अपने। उसके अलावा लिखो, चक्रपाणी ने अर्श में दिया है, वहीं पे लिख लो, चक्रपाणी ने काय में दिया है, अर्श में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि क्षार सूत्र का निर्माण किसने बताया, मतलब क्षार सूत्र जो बनता है उसको बनाने की विधि कहाँ आई है, कोई बताएगा। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। क्षार सूत्र कैसे बनाते हैं अपन, सूत्र को अपन यहाँ से वहां बांधते हैं, कोई लंबी सी छत रहती है वहां पे, बार बार ऐसे गोल गोल जाके बांधते हैं, और फिर उसमें जो वो रहता है ना, वो आपका वो जो भी लगाना है क्षार वार, वो ऐसे लगाते रहते हैं, तो बांधना पड़ता है बार बार गोल गोल। तो गोल गोल चक्कर के रूप में उस क्षार को बांधना पड़ता है, इसलिए चक्रपाणी ने दिया है। क्षार निर्माण की विधि चक्रपाणी की है, याद रखना, लिखा है देखो नीचे, चक्रदत्त में मिलता है। और करपास के 40 मीटर पतले धागे में, मीटर वीटर याद नहीं रखना, 8 गुना 8 का क्षार सूत्र बनता है। लंबाई याद रखना है, लंबाई कितनी होती है क्षार सूत्र की धागे की, 30 अंगुल या 24 इंच, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 अंगुल याद रखना, कितनी लंबाई, 30 अंगुल। क्षार सूत्र में स्नुई क्षीर और हरिद्रा चूर्ण की साथ साथ भावना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ इसको। स्नुही क्षीर और हरिद्रा चूर्ण, बस दो चीज लिए इनने, स्नुही और हरिद्रा की साथ साथ भावना लगती है, कौन बोलता है, सुश्रुत जी, चक्रपाणी सॉरी। दो ही चीज बताई इनने। स्टार आगे लिखिए, अपामार्ग क्षार को सारंगधर ने ऐड किया, सारंगधर ने बोला स्नुही क्षार और हरिद्रा चूर्ण के साथ साथ अपामार्ग क्षार भी ऐड करना है। तो सारंगधर ने अपना मार्ग अलग बनाया, सारंगधर ने अपमार्ग क्षार को एक्स्ट्रा माना, जबकि चक्रपाणी ने केवल स्नुई क्षीर और हरिद्रा चूर्ण की साथ साथ भावना बता दी थी। एक ये चीज हो गई। प्रयोग देखो, अर्श में चक्रपाणी ने किया, नाड़ीवर्ण में सुश्रुत, भगंदर में किया है चरक ने। एक और चीज लिख लो, काश्यप ने इसका प्रयोग किया अरिकीलक, काश्यप ने इसका प्रयोग किया अरिकीलक में, जबकि रसरत्न समुच्चय ने अर्श और भगंदर दोनों में किया। समुच्चय नाम ही है उनका, समुच्चय मतलब एक कर लेना, तो उन्होंने अर्श भगंदर सब एक कर दिया, है ना। तो रसरत्न समुच्चय ने अर्श और भगंदर, काश्यप ने अरिकीलक में, कील किसको चुभती है ज्यादा, बच्चों को, याद रखना, अरिकीलक में दिया काश्यप। ये आपका चार सूत्र ऑलमोस्ट, वो चार कर्म ऑलमोस्ट खत्म हुआ। कुछ क्षार के लिए वर्जित चीजें हैं, वो मैं कल बताता हूँ, है ना। चलिए।